अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ वॉइस में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शराजी। नाजरीन, आज मुल्क भर में यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान मनाया गया और इस हवाले से जो मरकज़ी तकरीब है वो GHQ में हुई, जिसके मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर थे। और इस मौके पर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिन लोगों ने 9 मई को और शोहदा की यादगारों की बेहरमती की है, ना तो कौम उनको भूलेगी और ना कभी उनको माफ़ करेगी। साथ में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आज पेशावर गए। उन्होंने पेशावर में रेडियो पाकिस्तान की इमारत का दौरा किया और उनका भी यही कहना था कि 9 मई को जो किया जिन लोगों ने, उनमें और दहशत गर्दों में कोई फ़र्क नहीं और उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। इस मौके पर हमने देखा कि सदर पाकिस्तान का भी एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने ये कहना था कि पाकिस्तान की अफवाज ने बड़ी बहादुरी के साथ दहशत गर्दी के सफरेद को तने तनहा ख़त्म किया, उस पर काबू पाया और शोहदा के ख़ानदानों के जो जज्बा है हुब्बुल वतनी, उस पर उन्होंने कहा कि उनको फ़ख्र है। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि ये सारे शोहदा हमारे शोहदा हैं और उनकी लाजवाल कुर्बानियों से ही पाकिस्तान आज महफूज है। लेकिन काश आज के दिन कुछ और शोहदा को भी याद रखा जाता। एक शहीद वो कि जिसको खुद रियासत पाकिस्तान शहीद मिल्लत के नाम से पुकारती है। मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली ख़ान, जिन्होंने बानी पाकिस्तान के साथ मिलकर इस खित्ते के अवाम को एक वतन दिया। और उसके बाद एक और शहीद जिसका नाम है जुल्फ़कार अली भुट्टो, वो शख्स के जिसने इस मुल्क को आइन दिया और इस मुल्क को एक एटमी प्रोग्राम दिया। उसके बाद हम जिक्र करें तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जिसने इस मुल्क को मिसाइल प्रोग्राम दिया। और उसके बाद हम देखें कि दहशत गर्दी के खिलाफ सीना सफ़र खड़े होने वाले सियासतदान, जिनमें बशीर बिलोर साहब, जिनका ताल्लुक ANP से है, इसके साथ उनके साहबजादे हारून बिलोर, मियाँ इफ्तिखार के जो ANP के वज़ीर इत्तलात थे और उनके साहबजादे जिनको बेदर्दी से कत्ल किया गया, राशिद हुसैन, और इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना मोहम्मद हनीफ, जो कि दहशत गर्दी का शिकार हुए, और लातादाद लोग और भी इसी तरह के हैं। काश इन लोगों को भी आज के दिन याद रखा जाता। अगरचे इनकी सियासी जमातों ने भी, जो उनके वारिस हैं, आज के दिन ये उनकी नज़रों से भी ओझल रहे, लेकिन हम उनको सलाम पेश करते हैं। यकीनी तौर पर उनकी जो कुर्बानी है उसी से आज पाकिस्तान महफूज भी है और आगे बढ़ रहा है। नाज़रीन, बहुत सारे मामलात हैं जिसमें हम देखें तो आज पंजाब इलेक्शन से मुताल्लिक केस है जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसके साथ जो ऑडियो लीक से मुताल्लिक एक कमीशन बना, आज उसको भी चैलेंज कर दिया गया है और कल उसको लेकर एक समाअत होगी। इसी तरह जो 245 के तहत फ़ौज को तलब किया गया और जो फ़ौजी अदालतों में मुकदमात चल रहे हैं, इमरान खान साहब ने उसको भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। और साथ में कोई फ़ौजी अदालतों में जो सिविल लोगों को ट्रायल किया जा रहा है, उसकी इब्तिदा हो गई है और पंजाब से 16 अफराद को गोया के फ़ौजी हुकाम के हवाले कर दिया गया है, जिसमें तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं महमूद रशीद साहब के जो दामाद हैं मियाँ मोहम्मद अकरम, वो भी शामिल हैं। और इसके साथ अगर देखें नाज़रीन तो इकनॉमिक फ्रंट के ऊपर भी जो डॉलर है वो इस वक्त 216 रुपए का हो गया है। गोया कि गुफ्तगू के लिए बहुत सारे मवाद मौजूद है, लेकिन आज हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ की। क्या वाकई तहरीक इंसाफ अब शिकस्त रेख का शिकार होने जा रही है? क्या इस पर पाबंदी लगनी है? और जो लोग मुसलसल निकल रहे हैं, ये वाकई 9 मई के वाक़े से नाराज़ हो के ऐसा कर रहे हैं या कोई दबाव है या बकौल इमरान खान साहब की रियासती जबर का नतीजा है, जिसके नतीजे में तहरीक इंसाफ के लोग अब पार्टी को छोड़ रहे हैं? हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं, मुझे ज्वाइन किया राना एहसान अफजल खान साहब ने। आपका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और वज़ीर-ए-आज़म के आप कोऑर्डिनेटर बराए तिजारत हैं। उनके साथ मौजूद हैं सायरा बानो साहिबा, आपका ताल्लुक GDA से और आप रुकन कौमी असम्बली हैं। और सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार इम्तियाज़ गुल साहब ने भी ज्वाइन किया है। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। सबसे पहले मैं राना साहब आप ही की तरफ आऊँगा। सर, क्या कहेंगे जो कुछ ये हो रहा है? बड़ी एक तनकीद हो रही है, अगरचे तहरीक इंसाफ के रहनुमा तो कह रहे हैं कि ये रियासती जबर है, लेकिन कुछ इंडिपेंडेंट लोग भी अब यही कह रहे हैं कि जिस तरह रियासती मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, ये उसी का नतीजा है कि लोगों को अब तहरीक इंसाफ से निकाल के या तो घरों को भेजा जा रहा है या दूसरी पार्टियों की तरफ भेजा जा रहा है। क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ना ये कोई रियासती जबर है ना कुछ और है। बड़ी क्लैरिटी के साथ जो है वो अवाम को पता है कि 9 मई को एक जमात ने
एक प्लानिंग के तहत हमलावर हुए फौजी तंसीबात के ऊपर। यक वक्त 7-8 शहरों में, चाहे पेशावर हो, पिंडी हो, फैसलाबाद, लाहौर, बहावलपुर, सरगोदा, फौजी तंसीबात के ऊपर हमलावर हुए। और उसके तहत जो लोग उसके अंदर उसकी प्लानिंग में, उसकी अबेटमेंट में और उसकी एग्जीक्यूशन में इन्वॉल्व हैं, जाहिर सी बात है वो एक उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई इस वक्त जो है वो जारी है। और हुकूमत समझती है कि किसी की जो जान है वो इतने आसानी से नहीं छुटने वाली जो इन चीजों में मुलव्वस हैं। तो ये राना साहब, ये क्यों लगता है कि जो शख्स जेलों में जाते हैं, अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो एक एंटी स्टेट एजेंडा पीटीआई ने नाफिज किया 9 मई को, वो उसको जो है उसका एतराफ कर रहे हैं, उसको कंडेम कर रहे हैं और अपनी जो है वो अपने तल्लक को जो है इस तरह की जमात से जो है वो हटा रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ ये अच्छी बात है। इसमें कोई जबर या कोई ह्यूमन राइट्स की वायलेशन या कोई जबरदस्ती कर रहा है, वो खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि हम लोग 9 मई के जो इक़दामात है उनको कंडेम करते हैं और इस तरह की सियासत के अंदर वो हिस्सेदार नहीं बनना चाहते। तो इसके अलावा तो और कोई बात नहीं। और ये बड़ा क्लियर होना चाहिए कि जो लोग भी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो लोग भी 9 मई के अंदर इन्वॉल्व थे, उनको किसी को जो है वो माफी नहीं मिलेगी और उनको अपना जो है वो कानूनी रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। इमरान खान साहब जो हैं वो बहरहाल एक मेरे ख्याल से खतरनाक एजेंडा जो है वो फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आज भी बजाय वो जिम्मेदारी उठाएं कि जो उन्होंने नफरत के बीज बोए, जो जहन साजी की, उसका एतराफ करें और फिर माफी मांगे कौम से, वो आज भी इल्जामात किसी और पे लगा रहे हैं। जिस तरह उन्होंने आलमी साजिश का इल्जाम लगाया, पूरी कौम को बेवकूफ बनाया और फिर बिल्कुल रंगे हाथों झूठे साबित हो गए। तो आज उसी तरह का वो झूठ का रास्ता इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फिर और मैं समझता हूं बुरे फंस जाएंगे अगर इसी तर्ज के ऊपर वो चलते रहे। सायरा बानो साहबा, क्या वाकई आपको लगता है कि जिस हालात का शिकार आज तहरीक इंसाफ है, इसमें खान साहब की अपनी पॉलिसीज का, उनके नैरेटिव का, उनकी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, उसका कितना कसूर आपके ख्याल में है? या लगता है आपको कि नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि इस वक्त जो रियासती जबर है बुनियादी तौर पे वो तहरीक इंसाफ को बिखेर रहा है एक तरह से? जी सायरा बानो साहब, आपने सवाल सुना मेरा? जी 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 आ रही है। प्रोग्राम का आवाज को हम भी सलाम पेश करते हैं, जो जिसका नाम दिया गया उसका नाम भूल है, तो आप प्रॉब्लम आ रही है सायरा साहब, ऑडियो प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्लियरली हम आपको सुन नहीं पा रहे। इम्तियाज साहब, यही सवाल अगर आपके सामने रखूं, गोया कि इस सारी सूरत हाल का आप इमरान खान साहब को और उनकी पॉलिसी को कितना जिम्मेदार करार देते हैं? इमरान खान जाहिर है एक नैरेटिव, एक बयानिया लेके चले थे और उसका बराह रास्त निशाना फौज के साबिक सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा, उनके बाद आने वाले जनरल आसिम मुनीर और ISI के कुछ ऑफिशल्स थे। तो ऐसे लग रहा था कि इमरान खान किसी के साथ भी समझौता करने पे तैयार नहीं है, क्योंकि वो आसिफ अली जरदारी, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के तमाम लोगों को भी चोर, डाकू वगैरह वगैरह कह के उनके साथ बैठने को तैयार नहीं थे। तो उनका ये ख्याल था कि वो तने तनहा जो स्टेटस को है, सिस्टम के जो बड़े पक्के शराकतदार हैं, उनके साथ ये लड़ाई शुरू करके वो जीत पे लेंगे। तो उनकी वो बहुत बड़ी भूल साबित हुई। उनको अभी शायद अंदाज़ा हो रहा होगा कि एक पार्टी के तौर पे, फिर एक इनफरादी शख्सियत के तौर पे उनके पास ऑप्शंस बहुत महदूद थी और उसका इजहार वो आजकल देख रहे हैं। तो इसमें काफ़ी हद तक जाहिर है उनको जिम्मेदार तो ठहराया जाएगा, भले उनके फैसले तमाम पार्टी मिल के करती हो, लेकिन आखिर में तो जो भी कप्तान होता है किसी भी टीम का, चाहे वो हुकूमत है, चाहे कोई स्पोर्ट्स की कोई टीम है,
जिम्मेदार तो ज्यादातर कप्तान को ठहराया जाता है। असद उमर साहब ने हालांकि गुज़िश्ता रात बड़ी अच्छी बातें की उनके हवाले से कि ये तमाम तर जो मामलात थे ये पार्टी की बाहमी मुशावरत से चलते थे, लेकिन बहरहाल जिम्मेदारी तो आएगी इमरान खान पे, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा बयानिया दिया अब अपने लोगों को, आवाम को, जो उनके चाहने वाले हैं, कि जो वो लेके आगे चले, जिसकी वजह से उनकी मकबूलियत बढ़ी है और उसी की वजह से इस निज़ाम के जो बाकी शराकतदार हैं उनको ये लगा कि इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म अपनी कोई हदें उबूर कर रहे हैं, हदें फलांग रहे हैं। जी थैंक यू अपना इम्तियाज साहब। मैं ज़रा चाहूँगा कि सारा बानो साहब को भी शरीक गुफ्तगू करें। और सारा बानो साहब अगर देखा जाए तो बाबर अवान साहब भी यही कह रहे थे, अगर खान साहब तो कह रहे हैं कि रियासती जबर है, बट बाबर अवान साहब का कहना है कि कुछ लोग डेपुटेशन पे आए थे तहरीक इंसाफ में, अब उन लोगों से कहा जा रहा है कि जाके एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करें, तो वो रिपोर्ट कर रहे हैं। तो खान साहब जो बात कर रहे हैं, आपको लगता है उसमें वजन है, या लोग ही ऐसे थे कि जिनको भेजा गया था अब उनको लगता है कि खान साहब ट्रबल में हैं तो साथ छोड़ के जा रहे हैं, किसी किस्म का कोई जबर नहीं है उन पे? अस्सलाम वालेकुम। पहला सवाल कट गया था, मैं आपको जल्दी जल्दी से सब सवालों के जवाब दे देती हूँ। पहले तो जी आपने शुरू में शोदा का जिक्र किया, उनको पाकिस्तानी कौम ज़ाहिर शोदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है, और जिनका नाम ये लोग भूल गए थे और जिनका नाम आपने लिया तो उनको। दूसरा मैं कह रही हूँ कि राना साहब बात कर रहे थे, मतलब इनकी पार्टी या पीडीएम वो तो खुद फरीक है, वो इस मामले में कैसे बोल सकती है। दूसरा जो 3-4 बातें हैं, अगर ये सारा कुछ प्री प्लान था, ये तो इल्जाम लगा रहे हैं कि ये सारा कुछ प्री प्लान था, तो फिर हमारे मुल्क की एजेंसियां क्या कर रही हैं? क्या उनके पास क्या इतने सोर्सेज नहीं है कि वो इस जो ये साजिश बन रही थी हमलों की, तो ये चीजें उनको पता चलती। और दूसरा सवाल ये पूछना था, ये आपने बीच में चले, खैर मैं बाद में बात करती हूँ, तो इसके ऊपर हायर जुडिशियल कमीशन क्यों नहीं बन सकता सुप्रीम कोर्ट का? अगर ऑडियो लीक्स, पहले तो मुझे ये नहीं पता कि मुझे ये पता चले कि हमारे मुल्क में ये किसी की ऑडियो रिकॉर्ड करना क्या ये कानूनी है या गैर कानूनी? पहला सवाल तो ये है। अगर ये, मेरे ख्याल में तो गैर कानूनी है। अगर इस गैर कानूनी चीज को आप सुप्रीम कोर्ट में भेज सकते हैं, तो इस पूरे वाक्य की भी तहकीक सुप्रीम कोर्ट का कमीशन जाकर क्यों नहीं बन सकता? और दूसरा, बाकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो गई, वो तो मुझे लगता है कि एक मंत्र है, खुल जा समसम, खुल जा समसम, कि मैंने पीटीआई छोड़ दी और उसके बाद आप बाहर निकल आओ। अगर ये सब कुछ जिसकी हम मजम्मत करते हैं कि ये जो बेहरमती हुई है इन हमारी, वो क्या कहते हैं कि इन जगहों की, तो वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप एक बात बताएं, जो कारकुनान है वो जेलों में है और जो लीडर है उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाकर और उनको छोड़ा जा रहा है, और बाकी ये कि ये उनके लिए बुरा साबित होगा या नहीं होगा, तो मेरे ख्याल में जहां तक मैंने सुना तो इमरान खान साहब ने अपने जो पार्टी लोगों को खुद ही कह दिया कि आप अपनी जान बचाएं, अगर आप कह रहे हैं तो जाहिर है आप तकलीफ में न रहें, आप पार्टी छोड़कर जा सकते हैं। सही सही। और राणा साहब, यही नुक्ता मैं आपके सामने रखूंगा कि एक तो जो ऑडियो लीक्स के हवाले से बात की है, टीओआर बनते वक्त भी कहा ये क्या था कि पहले ये तो जांचें कि ये करना क्या कानूनी है कि नहीं है। दूसरा सर, आप तो कहते थे कि इमरान प्रोजेक्ट के गॉडफादर तो साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हैं, लेकिन सर आज तो आपने देखा है GHQ में वो साथ ही बैठे थे। अब आप इस मामले पे क्या कहेंगे सर? आप जिनको मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, आपकी मुसल्लह फ़ौज तो उनको नहीं समझती कि वो शायद तो जो आप कह रहे हैं वो दुरुस्त है? आपका क्या इस पर मौक़िफ़ है सर? देखिए, सबसे पहले तो मुझे नहीं समझ आया कि हम खुद किस चीज के फरीक हैं, हमने क्या किया है। 9 मई का जो वाकया था वो तो पीटीआई ने किया है, हमने उसमें क्या किया है। दूसरा, ये कहना कि एजेंसीज क्या सोई बैठी थी, नहीं, एजेंसीज जो है वो अपना काम कर रही हैं, और पीटीआई जो है, कोई ये नहीं जानता था कि जिस तरीके से पीटीआई जो है अगर प्लान भी कर रही थी एहतजाज का इन 7-8 शहरों के अंदर, जहां यक वक्त अब तो ऑडियो लीक्स की एविडेंस भी आ गई है, जो आपस में कॉन्वर्सेशंस हैं उनकी, वो भी मंजर आम पे आ गई हैं कि हदायत दी जा रही है कि आप GHQ पहुंचे, आप कोर कमांडर हाउस पहुंचे। तो ये एजेंसियों ने ही जो मैं समझता हूं कि जो तहकीकी अमल है वो करके अब ये जो गिरफ्तारियां की हैं CCTV फुटेज से लेके, तो ये सारे एजेंसीज ही काम, इन ऑडियोज का पता चल गया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की कन्वर्सेशन का पता नहीं चल पाया ना सर। वही इनको पकड़ दकड़ कर रहे हैं, वो राणा साहब जुर्म होने के बाद ही जो है वो चीजें अमल में लाई जाती हैं। लेकिन ये सही बात है कि अगर
पहले पता चल जाता कि ये इस तरह का कोई प्लान ये मुरतब कर रहे हैं कि 7-8 शहरों के अंदर ये इकट्ठा हमला कर रहे हैं, तो शायद इसको रोक लिया जाता, पहले वक्त से पहले रोक लिया जाता, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। लेकिन इससे क्या जो है वो हम किस नतीजे पे पहुंचेंगे? असल चीज तो ये कि ये अमल पीटीआई ने किया और उसके जो एविडेंस हैं वो अब मंजरे आम पे आ गए हैं। देखिए, दूसरा जो पीटीआई के लोग जो छोड़ रहे हैं और तहकीकात, सर आपको ख्याल है तहकीकात इमरान खान के मुतालबे में लॉजिक नजर नहीं आती आपको? जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक तो वो जो काम हुआ है उसको ओन करें कि जी ये हमने ये काम किया और हम आगे भी करेंगे, एक ये ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन ये है कि वो ओन करें कि मेरे से गलती हो गई और ये नहीं होनी चाहिए थी और मैं माफी मांगता हूं। और तीसरी ऑप्शन वो है जो इमरान खान अपना रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ये मेरे खिलाफ साजिश हो गई, ये तो राना सनाउल्लाह ने कर दिया, वो एजेंसियों के बंदे। अब इसकी मिसाल वही है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि वो जो एक आदमी कोर कमांडर हाउस में कोट पहने बुला रहा है वो तो हमारा आदमी नहीं है। फिर वो उनका पीटीआई का अपना आदमी निकल आया, अगले दिन उसके खानदान वाले भी निकल आए। तो एक ये तरीका है कि वो आज भी झूठ बोलें अवाम से, कौम से, और कहें कि ये इसमें पीटीआई शामिल नहीं थी और वो जो है वो आगे इसको जो है वो इम्तियाज साहब, पॉइंट टेकन जी, पॉइंट टेकन। इम्तियाज साहब, इनफैक्ट आपको क्या लगता है कि अब ये पीटीआई को सिस्टम से बाहर निकालने की जो एक एफर्ट हो रही है, ये कितनी एक लॉजिकल है और आपको लगता है कि इसमें रियासत हुकूमती इदारे कामयाब हो पाएंगे? देखिए, ये कोशिश तो मेरे ख्याल है आज 5वीं जमात के बच्चे से भी पूछ लें तो वो आपको इसकी वजाहत कर देगा कि इस वक्त टीवी को देख लें, तमाम टीवी पीटीवी बने हुए हैं। अखबारात देख लें तो वो पाकिस्तान टाइम्स का भी होता था एक सरकारी अखबार, वो बने हुए हैं ज़्यादातर। तो सबको ये लग रहा है कि पीटीआई के टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई हकीकी बन गई है, जैसे हकीकी एमक्यूएम बनी थी, फिर इस तरह पीपल्स पार्टी पैट्रियट बनी थी। तो इशारे तो तमाम तर उसी तरफ हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या इस तरह ये पार्टियां ख़त्म हो जाती हैं या नज़रिया या बयानियाँ। एमक्यूएम आज भी कायम है। पीपल्स पार्टी को ज़ियाउल हक ने बहुत ख़राब करने की कोशिश की, लेकिन 2008-9 तक फिर भी भुट्टो साहब का नाम चलता रहा। नेशनल अवामी पार्टी हुआ करती थी, उसको भी मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन वो फिर 2008 में बरसर इक़्तिदार आ गई अवामी नेशनल पार्टी के नाम से। तो ये तो मेरा ख्याल है सब पे आया है कि अगर किसी के दिल में, दिमाग में कोई नज़रिया घर कर जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है उसको उन लोगों के जहनों से निकालना जो उसको बाय कर चुके हैं, जो उसको गले लगा चुके हैं। अब वो किस हद तक ट्रांसलेट होता है इंतखाबात में, वोट की सूरत में, अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि ये देखना होगा कि क्या इनके पीटीआई के जितने भी वो उम्मीदवार जो कि इमरान खान के नाम के साथ जुड़े होंगे, कि उनके कितने हाथ पांव बांध के उनको फिर मैदान में रेस लगाने का कहा जाएगा। कि अगर हाथ पांव आप बांध दें, चंद लोगों को इंतखाब में आने की इजाज़त दें, तो ठीक है, एक नॉमिनली वो पार्लियामेंट में मौजूद रहे तो पार्टी का नाम रहेगा। लेकिन अगर ट्रांसपेरेंट, मुकम्मल तौर पे शफाफ अमल हो तो उसमें फिर देखा जाएगा कि आया वो एक टेस्ट होगा कि जिस अंदाज में इस वक्त एक बयानिया बनाया गया है पीटीआई के हवाले से, उन लोगों ने उसको किस हद तक कबूल किया है जो कि इमरान खान के पीछे जलसे जुलूसों में जाते रहे हैं। यकीनन यही बड़ा अहम सवाल है। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू किसे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। सारा बानो साहब, आपकी तरफ आऊँगा। मैं जानना ये चाह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ पे आपको पाबंदियों की बात भी हो रही है। आपको लगता है कि वाकई इस कदर सीरियसली रेड लाइन क्रॉस हुई है कि होना चाहिए, कि एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं, एक मकबूल जमात है और हुकूमती इत्तेहाद शायद खौफज़दा है और उनको लगता है कि मौका अच्छा है, तो लिहाजा बेहतर है कि सियासी मैदान से फारिग कर दिया तहरीक इंसाफ को? शेराजी साहब, जैसे कि मैं बोल रही थी, इसकी साफ शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। एक जुडिशल कमीशन बना देना चाहिए। ये बाकी चीजों की भी तो तहकीकात हो रही हैं। दूसरा, अभी मेरे भाई ने बोला कि अपनी एजेंसीज के लिए कहा कि आवाज आ रही है आपको? जी, आ रही, मैं सुन रहा हूँ। भाई, अगर हमारी जो मोहतरम काबिल एहतराम एजेंसीज हैं तो वो डॉन लीक्स भी तो उन्हीं की रिपोर्ट थी ना।
तो फिर तो हमें उसको भी मान लेना चाहिए कि मुल्की खजाने को जो नुकसान पहुंचाया और जो पाकिस्तान के साथ किया, जाहिर है कोर कमांडर हाउस पे जो हमले की उसकी मतलब कोई भी वो नहीं करेगा, हिमायत नहीं करेगा, मजम्मत ही है। लेकिन वही बात है कि ईंट पत्थर पे तो हम ये कर रहे हैं, लेकिन जो 23-24 करोड़ आवाम के साथ जो किया और मुल्क के खजाने को लूटा और चूना लगाया, तो वो डॉन लीक्स भी तो हमारी एजेंसी थी ना, उन्होंने रिपोर्ट पेश की थी। दूसरा बात इसी पर आती हूँ कि मैंने अपनी एक स्पीच में भी कहा था कि जिस वक्त नारा लगा था इधर हम उधर मुल्क तोड़ दिया, ठीक है। फिर राना सनाउल्लाह साहब ने बोला या तुम या हम, मैं तो उसको भी देखूंगी, मैं तो उसको भी नहीं भूली, या तुम और हम। तो या तुम और हम के आप नतीजे आप देख रहे हैं कि ये क्या है। साफ शफाफ तहकीक होनी चाहिए। और दूसरा, जैसे कि इम्तियाज गुल साहब ने कहा कि ये क्या करेंगे, एमक्यूएम हकीकी, एमक्यूएम ये, एमक्यूएम में से पीएसपी निकल आई, उसमें से नून में से काफ निकल आई और पता नहीं क्या क्या निकल आई। आप एक काम करें, ये सारी पार्टीज खत्म करें, किंग्स पार्टी बनाने की क्या जरूरत है, एक किंग को बिठा दें। दरबारी तो हम वैसे ही हैं, सुबह सुबह उठकर उनका दीदार करेंगे और नारे लगाते हुए जिए किंग करते हुए हम लोग चले जाएंगे। इंटरेस्टिंग। लेकिन इम्तियाज साहब इनफैक्ट जी सारी पार्टी सब वो हैं। अगर मॉडल टाउन का वाकया इनको भूल गया है, उस पे जिम्मेदारानों को क्या कहते हैं इबरत का निशान बनाया जाता, तो शायद कोई दूसरे के दिमाग में ऐसी सोच भी ना आती। सही सही। लेकिन इम्तियाज साहब इनफैक्ट अगर हम की रिपोर्ट थी ना कि मॉडल टाउन में क्या हुआ, ऐसे थोड़ी है, मतलब क्या याददाश्त कमजोर है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह बादाम खाते हैं, कोई याददाश्त कमजोर नहीं है। अगर ये भूलना चाहते हैं तो ये भूल जाएं, इनकी अपनी मर्जी, लेकिन अवाम नहीं भूलती, लोग नहीं भूलते। नहीं, उम्मीद है मेरा ख्याल में राना साहब की हुकूमत इस मामले को भी सीरियसली देखेगी, क्योंकि 12-17 लोगों की जान गई थी। लेकिन इम्तियाज साहब इनफैक्ट ये जब भी क्राइसिस आते हैं तो सियासी जमातें तकसीम नजर आती हैं, लेकिन आज आपने जो GHQ में तकरीब हुई है, गोया कि जनरल बाजवा साहब के जिनको तमाम जमातें, मुस्लिम लीग नून भी, इवन के मौलाना साहब जब लॉन्ग मार्च लेके आए तो वो भी ललकार रहे थे, उनका भी ये ख्याल था कि उनका प्रोजेक्ट इमरान खान साहब, खुद इमरान खान जब हुकूमत से बाहर निकले हैं तो भी बाजवा साहब को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे थे। बट आज मुल्क की जो फौजी क़यादत है उन्होंने उनको साथ बिठाया सर। तो अब ये किन के लिए मैसेज और क्या मैसेज है, अगर आप समझे तो हमें भी समझाएं सर। आपको भी समझाने की जरूरत है, इसमें आप बस समझने को इफ्तिखार भाई क्या रह गया है। उसमें तो बड़ी वाज़ेह सी बात है कि जो साहब 1948, 1965, 1971 और कारगिल में पाकिस्तानी फौज की नाकामियों के लिए कमीशन बनाना चाह रहे थे, चीख चंगाड़ करते थे पार्लियामान के अंदर, वो आज उन्हीं अफवाज के माशाल्लाह कमांडर हैं, यानी वजीर दिफा हैं, और बाकी लोग भी ज़ाहिर है उनके साथ हैं। तो इसमें मेरा ख्याल है भी कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। तमाम वो जमातें जो मुतालबा करती रही हैं वो अब आगे इसलिए कि वो तो आ गए, इसमें इक़्तिदार में आ गए हैं, मज़े उठा रहे हैं। और पैगाम जो आपने ओरिजिनल सवाल पूछा एक ही है कि हम मुत्तहिद हैं। आप हमारे रहनुमाओं के बारे में जो मर्जी गलत ज़बान इस्तेमाल करें, उन्हें जो मर्जी कहें, हम तमाम हमारे दरमियान एका कायम है। और सियासतदान जो हैं वो बस यूं ही आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे और यूं ही इस्तेमाल होते चले जाएंगे जिस तरह के PDM वाले 1 साल पहले इस्तेमाल हुए, इस वक्त भी हो रहे हैं। और बदनामी भी उनकी हो रही है क्योंकि उनके पास बेचने को कुछ नहीं है। नेशनल अकाउंट्स कमेटी का इजलास गुज़िश्ता रोज़ हुआ, जो दिन के 12 बजे होना था, मिसाल के तौर पे रात के 12 बजे हुआ, जाके 10-11 घंटों के इंतज़ार के बाद, क्योंकि उसमें वो ऐसे आदाद शुमार तलाश करने की कोशिश कर रहे थे जिसके ज़रिए वो कुछ साबित कर पाते कि हमारे ये 13 महीने PTI के पिछले 9 महीनों से बहुत बेहतर थे। लेकिन बदकिस्मती से, जो कि पाकिस्तान की बदकिस्मती है, तो ऐसे आदाद शुमार थे ही नहीं जो पाकिस्तान के हक में इस्तेमाल हो जाते। तो बड़ी एक अजीब व गरीब सूरत हाल है। तो ये हमारे सियासतदानों को सोचना पड़ेगा कि क्या वो कभी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम जो 23-24 करोड़ अवाम है उनके लिए सोचेंगे या नहीं, या फिर सिर्फ अपने मफादात के लिए, अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वो काम करते रहेंगे जो नहीं करना चाहिए और जो वो उस वक्त मुतालबा करते हैं जब वो अपोजिशन में होते हैं। यही वो सवाल। इम्तियाज साहब के शुक्रिया के साथ नाज़रीन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो यही नुकात रखेंगे राना साहब के सामने।
एक छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। राना साहब, इनफैक्ट अगर हम देखें तो जो 9 मई के वाक़े के बाद कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की जो प्रेस रिलीज़ है, या फिर उसके बाद जो कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद की प्रेस रिलीज़ है सर, उसके अंदर एक नुक्ता गुफ्तगू का, मुज़ाकरात का भी है। तो कुछ इरादा है कि तहरीक इंसाफ को एंगेज किया जाए इन दोनों मतलब प्रेस रिलीज़ की तनाजुर में, या आपके ख्याल में नहीं, अब आपने फैसला कर लिया कि बेहतर है कि ऐसी जमात पे पाबंदी लगनी चाहिए? देखिए, मुज़ाकरात तो तब होना जब आप जिस तर्ज पे सियासत कर रहे हैं उस पे कौम से माफी मांगे, आप एक्सेप्ट करें कि आपने गलत किया। मिसाल के तौर पे आलमी साजिश के ऊपर आपने झूठ बोला। दोनों स्टेटमेंट में ऐसा कोई जिक्र नहीं है सर, कोई कंडीशनल मुज़ाकरात की बात नहीं की गई। देखिए ना जी, इन दोनों स्टेटमेंट के अंदर कोई ऐसी कंडीशन नहीं रखी गई कि पहले वो माफी मांगेंगे तो फिर गुफ्तगू होगी। लिखा गया कि गुफ्तगू करनी चाहिए। नहीं, लेकिन गुफ्तगू करें कि वो हमें कहें कि हमने आलमी साजिश की थी, अमेरिका को कहें कि जो है वो पीडीएम ने हुकूमत गिराई थी और जनरल बाजवा ने हुकूमत गिराई थी। फिर हम बात आगे कैसे करें? क्या कौन सी बात दुरुस्त है, जो वो अमेरिका से मुदाखलत का दरखास्त कर रहे हैं, या जो हमारे पे उन्होंने इल्जाम लगाया कि हमने मुदाखलत की? यानी कि किस चीज पे वो अभी कहते हैं कि ये तो जो 9 मई को हुआ काम, ये तो मैंने किया ही नहीं, ये तो एजेंसियों ने किया। तो फिर आगे कैसे बढ़े? दूसरी तरफ हर बंदा जो पकड़ा जा रहा है, जो सीसीटीवी मिल रही है, उसके अंदर पीटीआई के लोग शामिल हैं। तो ये आगे बढ़, यानी कि एक तरफ आप आज भी इल्जामात की सियासत कर रहे हैं और दूसरी तरफ यानी कि जो 100% शवायद ये कह रहे हैं कि ये आप इसके अंदर मुलव्वस हैं। तो फिर या तो आप कम अज कम अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे तो हम आगे बातचीत करेंगे ना। और जहां तक रही कि ये दहशतगर्द जमात या कलादम जमात हो जाएगी, तो वो देखें हमारी ख्वाहिशात पे तो नहीं होनी। अगर कोई उनके खिलाफ केस बनेगा, कोई शवायद होंगे, तो वो तभी होगी ना। अगर ये साबित हो गया कि ये एक मुनज़्ज़म जो था एफर्ट था और उसके शवायद मौजूद हैं और लोग गवाही दे रहे हैं, वीडियोस मौजूद हैं, सीसीटीवी के अंदर जो लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं वो पीटीआई के हैं और वो लिंक हो जाते हैं क़यादत के साथ, तो क्या इसमें केस नहीं बनता कि जो है वो इनको कलादम करा दिया जाए? और वो तो एक राना साहब, कुछ तो लोग हैं जो पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं, कुछ काफ में शामिल हो रहे हैं सर। किसी बेसिस पे जाएगा ना, इमरान खान तो बहुत सारे लोग लगता है आपको हमारी ख्वाहिशात पे नहीं जाएगा। जी जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन अगेन मैं सारा साहब आप ही की तरफ आऊंगा। इनफैक्ट आज कोई 16 लोगों को फौज के हवाले भी किया गया है पंजाब में, बिलखुसूस लाहौर में, जिनके खिलाफ अब मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर मुकदमात चलेंगे और उसके अंदर एक साबिक MPA भी शामिल है जो महमूद रशीद साहब के दामाद हैं। कितना आपको लगता है कि अच्छी या मनफी प्रेसिडेंट है, और क्या आपको लग रहा है आगे अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, अगला मंजरनामा आपको क्या लग रहा है? पहले तो मुझे समझ नहीं आती, सभी कहते हैं ड्राई वाटर पीना ज्यादा जरूरी है, उससे जहनी नशोनुमा होती है और बहुत जरूरी है बच्चों को पिलाना। सही। बाकी माफी रही, माफी की बात, इन लोगों ने मुल्क को लूटने पे माफी मांगी। इनसे जो यहाँ पर सो कॉल्ड, यहाँ पर अभी जो इम्तियाज गुल साहब बताकर गए हैं कि जो अभी आज वहां पर बने हुए क्या डिफेंस मिनिस्टर अपनी जो गलीज जुबान इस्तेमाल की है हमारी पाक अफवाज के खिलाफ, उन्होंने माफी मांगी। पाक अफवाज के ऊपर घिनौने इल्जाम लगाए हैं जंगे हारने के, और अभी 2018 के 19 में साबिक स्पीकर असेंबली के कह रहे कि माथे पर पसीना टांगे कांप रही थी। आप लोगों की टांगे नहीं कांप रही थी, आपके लीडर की टांगे नहीं कांप रही थी जो भाग गए यहाँ से। आप ये रिवायत डालते तो दूसरे लोग भी आप लोगों की देखते हुए रिवायत डलती और बाकी की रिवायत होती। और दूसरा, अगर किसी ने पार्टी अपनी पीटीआई ना छोड़ने का ऐलान किया तो बहुत अच्छा किया है। मैंने आपको शुरू में बताया कि ये कौन सी बात है, अगर इल्जाम है आप साफ शफाफ तहकीकात करें, इल्जाम साबित करें, हम खड़े होंगे अपनी पाक अफवाज के साथ खड़े हैं और उस वक्त उनको सजा दिलवाने में खड़े होंगे। ये आओ पार्टी छोड़ने का ऐलान करो और उसके बाद तुम लोग दूध के दूल्हे हो गए, ये कौन सी बात है? और बाकी ये इलेक्शन, वो तो इनको सोचना है ना कि इलेक्शन, अब तो इनको एक जो इनका मुकर्ररा हदफ है हासिल हो गया होगा, पीटीआई को डेंट इन लोगों ने बकौल इनके इनकी सोच के उन्होंने पहुंचा दिया होगा, तो इलेक्शन करवा लें। लेकिन बात यह है कि इलेक्शन कैसे करवाएंगे? जो साजे की हंडियां होती है वो बीच चौराहे पर फूटती है। तो क्या 13 जमातों का जो गप्पा घोटाला है
ये जो मिक्स अचार है ये इकट्ठे होगा या फिर एक दूसरे का पेट फाड़ेंगे और की सड़कों पे घसीटेंगे या फिर मौलाना के ऊपर सवाल उठाएंगे? जिस किस्म की लोगों ने फौज के लिए जुबान इस्तेमाल की है, अभी टीवी चैनल पे प्रोमो चल रहा था, वजीर आजम साहब रो रहे हैं और ये करके, अरे भाई हम इन टोपी ड्रामों से निकल चुके हैं, स्टार प्लस देखते देखते बड़े हुए हैं और सारी फिल्में देखी हुई है। जो बंदे आते लाइन में मर गए वो अवाम नहीं थे, उनकी जान की कोई नहीं थी।